फेलियर और रिजेक्शन लाइफ के सबसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं। चाहे एग्जाम में फेल होना हो, जॉब ना मिलना हो या किसी रिलेशनशिप का टूटना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो होते हैं जो फेलियर के साथ जीना और उसे सीखना जानते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का मिशन यही है कि हम इस दर्द को अपनी ताकत में कैसे बदल सकते हैं। सही बात है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड अदर्स नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अगर हम इस बारे में सोचें, हाँ, सोचने वाली बात यह है कि बचपन से ही सोसाइटी ने फेलियर को एक हवा बना दिया है। जैसी फेलियर वर्ड आता है अंदर से एक डर लगने लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया। एक तरह का पैनिक होने लगता है। एग्जैक्टली। हर तरफ सिर्फ जीतने की और आगे बढ़ने की बातें होती हैं। ऐसे माहौल में हार को देखने का सही नजरिया क्या होना चाहिए? देखिए, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लगभग हर इंसान के दिमाग में बैठ गई है। लोग फेलियर को सीधा अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और अपनी वीकनेस से जोड़ लेते हैं। हाँ, जबकि अगर इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, एक अलग नजरिए से सोचा जाए, तो फेलियर सिर्फ और सिर्फ एक फीडबैक लूप है। मतलब एक रॉ डेटा है, एक इन्फॉर्मेशन है बस। बिल्कुल। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो स्ट्रैटेजी लगाई गई वो काम नहीं आई, या फिर प्रिपरेशन में थोड़ी कमी थी, या टाइमिंग सही नहीं थी, या सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग थे उस वक्त। सही कहा। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एज अ ह्यूमन बीइंग कोई इंसान वर्थलेस हो गया। फेलियर एक इंडिकेटर है कि डायरेक्शन चेंज करने की या फिर प्रिपरेशन बढ़ाने की जरूरत है। ये पॉइंट थोड़ा काउंटर इंटुइटिव लगता है क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि फेल होना एक बहुत बुरी बात है। हमेशा सक्सेस स्टोरीज सुनाई जाती हैं, पर उनके पीछे की हजारों फेल्ड अटेम्प्ट्स को छुपा लिया जाता है। एक बेसिक एग्जांपल लें तो एक बहुत फेमस इन्वेंटर थे जिन्होंने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की। हाँ, उनका एग्जाम्पल बहुत क्लासिक है। राइट। या फिर एक बहुत फेमस फैंटेसी बुक की राइटर थी जिनकी किताब 20 बार रिजेक्ट हुई थी छपने से पहले। एग्जैक्टली। तो फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट कैसे हो गया? ये तो प्रोसेस का ही एक बेसिक हिस्सा लगता है। यहाँ पर साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर फेलियर प्रोसेस का हिस्सा है और सिर्फ एक फीडबैक है, तो रिजेक्शन और फेलियर आखिर इतना ज्यादा हर्ट क्यों करता है? हाँ, दर्द तो असल में होता ही है। वो दर्द इतना फिजिकल और शारीरिक क्यों लगता है? इसके पीछे पूरा न्यूरोबायोलॉजी का खेल है। इंसान फंडामेंटली सोशल बीइंग्स हैं। हजारों साल पहले एवोल्यूशन के हिसाब से अगर किसी को ट्राइब या ग्रुप से रिजेक्ट कर दिया जाता था, तो उसका मतलब था अकेले जंगल में रहना। बिल्कुल। और अकेले रहने का सीधा रिजल्ट डेथ होता था उस वक्त। इस सर्वाइवल मैकेनिज्म की वजह से ह्यूमन ब्रेन ने सोशल रिजेक्शन को बिल्कुल एक फिजिकल पेन यानी शारीरिक दर्द की तरह प्रोसेस करना शुरू कर दिया। मतलब जब हमें लगता है कि हमारा दिल टूट गया है या हम अंदर से टूट गए हैं, तो हम सिर्फ एक इमोशनल कहानी नहीं बना रहे होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रेन एक्चुअली वो चोट महसूस कर रहा होता है। सही पकड़ा आपने। ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। जब किसी को फिजिकल चोट लगती है, जैसे हाथ कट जाना या पैर में मोच आना, तब ये हिस्सा एक्टिव होता है और पेन के सिग्नल्स भेजता है। अच्छा। और हैरानी की बात यह है कि जब किसी को सोशल रिजेक्शन मिलता है, चाहे वो किसी जॉब इंटरव्यू में मना किया गया हो या किसी गहरे रिलेशनशिप का अंत हुआ हो, तब भी ब्रेन का वही सेम हिस्सा एक्टिव होता है। एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें देखा गया कि जो लोग फिजिकल पेन कम करने वाली दवाई लेते हैं, जैसे आम पेन किलर्स से इमोशनल दर्द कम हो गया। हाँ, उनका इमोशनल पेन भी कुछ हद तक कम हो गया था, क्योंकि ब्रेन के लिए शारीरिक चोट और सामाजिक रिजेक्शन दोनों का दर्द प्रोसेस करने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। जब ब्रेन इस दर्द को इतनी शिद्दत से प्रोसेस करता है तो लोग ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाते हैं। दिमाग तुरंत नेगेटिव कहानियां बनाने लगता है कि कुछ तो मेरे अंदर ही खराबी है या मैं लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। इस लूप से बाहर कैसे आया जाए? उस नेगेटिव लूप को तोड़ने के लिए ही माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत पड़ती है। इस बायोलॉजिकल रिएक्शन और रियलिटी के बीच का फर्क समझना सबसे बड़ा कदम है। देखिए, रिजेक्शन किसी इंसान की असली वैल्यू को किसी भी तरह कम नहीं करता। सही बात है। एक बड़ी कंपनी अगर किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट करती है, तो इसका सिंपल सा कारण ये हो सकता है कि उनकी करंट रिक्वायरमेंट किसी और स्पेसिफिक स्किल सेट की हो या उनका बजट अलग हो। रिजेक्शन का एक्चुअल मतलब ज्यादातर सिचुएशन में फिट और टाइमिंग का मिसमैच होता है। इनकम्पैटिबिलिटी होती है बस। एग्जैक्टली। ये किसी की काबिलियत की कमी का सर्टिफिकेट नहीं है। जब एक बार ये समझ आ जाता है कि रिजेक्शन एक मैच मेकिंग प्रॉब्लम है, क्वालिटी प्रॉब्लम नहीं,
तो रिकवरी आसान हो जाती है। जब लोग इस फिजिकल और इमोशनल पेन से गुजरते हैं तो एक आम आदत ये देखने को मिलती है कि लोग तुरंत उस दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं। बहुत आम बात है ये। एक ऐसा दिखावे का माहौल बन जाता है कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरों के सामने और खुद के सामने ओवर कॉन्फिडेंट बनने की एक्टिंग की जाती है। इस तरह की सोच का लंबा असर क्या होता है? ये सबसे खतरनाक रिएक्शन है और इसे बहुत से मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी गलत मानते हैं। इमोशंस को दबाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी उबलते हुए प्रेशर कुकर का वाल्व फोर्स लगाकर बंद कर देना। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। क्योंकि फेलियर के बाद डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस और एम्बैरेसमेंट महसूस होना एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। हम मशीन्स तो है नहीं। अगर इन फीलिंग्स को दबा दिया जाएगा और इन्हें प्रोसेस करने का टाइम नहीं दिया जाएगा तो वो अंदर ही अंदर डैमेज करेंगे। बिल्कुल, वो अंदर ही अंदर मेंटल हेल्थ को खराब करेंगी और रिकवरी का प्रोसेस महीनों या सालों तक लंबा खिंच जाएगा। हेल्दी रिस्पॉन्स उस दर्द को इग्नोर करना नहीं, बल्कि उसको महसूस करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो उस दर्द को ठीक से प्रोसेस करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि सिर्फ रोने, उदास बैठने या चादर ओढ़कर सो जाने से तो आगे की लाइफ ठीक नहीं हो जाएगी ना? नहीं, सिर्फ उदास बैठने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से प्रैक्टिकल रास्ते अपनाए जा सकते हैं। एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जर्नलिंग, यानी अपने थॉट्स को डिटेल में लिखना। सिर्फ पेपर पर लिख देना? हाँ, जब दिमाग में हजारों नेगेटिव थॉट्स और डर घूम रहे होते हैं तो उन्हें एक पेपर पर उतारने से ब्रेन को लगता है कि उसने उस बर्डन को कहीं और सुरक्षित रख दिया है। दिमाग थोड़ा खाली हो जाता है। इसके अलावा किसी समझदार और नॉन जजमेंटल दोस्त से चर्चा करना, जहां कोई सलाह ना दे, सिर्फ सुने, ये बहुत काम आता है। एक लंबी वॉक पर जाना या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना भी हेल्प करता है, क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स और डोपामीन रिलीज होते हैं जो नेचुरल मूड लिफ्टर का काम करते हैं। जब एक बार ये शुरुआती इमोशनल तूफान थोड़ा शांत हो जाता है, तभी इंसान थोड़ी क्लैरिटी के साथ आगे सोच सकता है। जब इमोशंस थोड़े शांत हो जाएं, तो उसके बाद एक और चीज सामने आती है जिसके बारे में आमतौर पर बात नहीं होती। वो है अपने आइडेंटिटी और अपने आउटकम को पूरी तरह मिक्स कर देना। हाँ, एक फेलियर मिलने पर रिजल्ट को ही अपनी पहचान बना लेना एक बहुत कॉमन आदत है। यही वो चीज है जिसे सबसे पहले अलग करना जरूरी है। फेलियर एक इवेंट है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। लैंग्वेज का हमारी साइकोलॉजी पर बहुत गहरा असर पड़ता है, खास तौर पर वो भाषा जो हम खुद से बोलते हैं, जो सेल्फ टॉक होती है। बिल्कुल। सोचिए 2 अलग-अलग सेंटेंसेस के बारे में। एक सेंटेंस है मैं एक फेलियर हूं, दूसरा सेंटेंस है मेरा ये अटेम्प्ट फेल हुआ। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। पहला सेंटेंस एक फाइनल लेबल है, इसने इंसान के पूरे अस्तित्व को ही फेल घोषित कर दिया। इसके बाद इम्प्रूवमेंट का कोई रास्ता नहीं बचता, सब खत्म सा लगता है। लेकिन दूसरा सेंटेंस एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, अटेम्प्ट फेल हुआ है, इंसान नहीं। इसमें अगली बार एक नए तरीके से बेहतर अटेम्प्ट करने की पूरी जगह बची हुई है। अगर इस कॉन्सेप्ट को किसी प्रैक्टिकल एनालॉजी से समझा जाए तो मुझे एक साइंटिस्ट का काम इस सिचुएशन से बिल्कुल मिलता जुलता लगता है। कैसे? जैसे एक साइंटिस्ट लैब में बैठकर सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करता है। जब वो कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है और रिजल्ट वो नहीं आता जो उसने सोचा था, तो वो रोने नहीं लगता या खुद को बेकार नहीं बोलता कि मेरा करियर खत्म हो गया। सही बात है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। उसकी नज़र में वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट भी एक डेटा पॉइंट है। वो बस ये देखता है कि जो वेरिएबल्स उसने ट्राई किया था उसका असर क्या निकला। हाँ, उस नेगेटिव रिजल्ट से उसको एग्जैक्टली ये पता चल जाता है कि कौन सी अप्रोच आगे उसे नहीं करनी है। एक रास्ता क्लियर हो जाता है। वो अपने पर्सनल इमोशंस को उस केमिकल रिएक्शन या मशीन की रीडिंग से पूरी तरह अलग रखता है। बिल्कुल। हमारी लाइफ में जो प्रैक्टिकल फेलियर्स मिलते हैं वो भी तो एक तरह के रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स ही हैं। हर अटेम्प्ट से एक नया डेटा, एक नई सीख मिलती है कि क्या काम नहीं करता, पर लोग उस नए डेटा को लेने की बजाय खुद पर एक परमानेंट लेबल चिपका लेते हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। एक साइंटिस्ट की तरह लाइफ को देखना इंसान को ऑब्जेक्टिव बनाता है। जब कोई इस साइंटिफिक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है तो वो फेलियर पर सेल्फ पिटी से बाहर निकलकर असल सेल्फ एनालिसिस की तरफ जाता है। जब आइडेंटिटी और रिजल्ट्स अलग-अलग होते हैं तो नए रिस्क्स लेने का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि तब ये क्लियर होता है कि एक छोटी सी हार किसी की पूरी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकती। सही कहा। जब सेल्फ पिटी और डर कम हो जाता है तब बारी आती है फेलियर का एक्चुअल एनालिसिस करने की। पर उस एनालिसिस का माइंडसेट कैसा होना चाहिए?
देखने में आता है कि लोग अकेले बैठकर खुद से बहुत ही चुभने वाले सवाल पूछते हैं। जैसे, मैं इतना वीक क्यों हूं? मेरे साथ हमेशा हर चीज गलत क्यों होती है? ऐसे सवाल तो अंदर बचे हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अनडिस्ट्रक्टिव सवालों की जगह क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा को आगे रखना होता है। कंस्ट्रक्टिव सवाल पूछने आने चाहिए। जैसे, आखिर इस पूरे प्रोसेस में गलत क्या हुआ? मैं क्या बेहतर कर सकता था? हाँ, मेरे कंट्रोल में ऐसी कौन सी चीजें थी जिन्हें मैं बेहतर कर सकता था? ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो टोटली मेरे कंट्रोल से बाहर थे और अगले अटेम्प्ट में मैं उन्हें कैसे टैकल करूंगा? जब क्यूरियोसिटी आगे होती है तो फ्रस्ट्रेशन पीछे छूट जाता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म से सिर्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, पर सेल्फ एनालिसिस से एक्चुअल प्रोग्रेस होती है। एक आम इंसान गलती होने पर खुद को ब्लेम करता है, जबकि एक समझदार इंसान गलती के पैटर्न को पहचानने की कोशिश करता है। इस कंस्ट्रक्टिव सेल्फ एनालिसिस के साथ ही एक और टर्म बहुत सुनने को मिलता है, इमोशनल रेजिलियंस। आम भाषा में कहें तो किसी भी मुश्किल के बाद वापस बाउंस बैक करने की ताकत, गिरकर वापस खड़े होने की क्षमता। पर यह ताकत बनती कैसे है? एक ही झटके में तो इंसान रेजिलियंट नहीं बन जाता, ये तो धीरे धीरे डेवलप होता होगा। इमोशनल रेजिलियंस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है और ना ही ये एक दिन में बनती है। ये रोज की आदतों और लाइफस्टाइल से तय होती है। इसमें सबसे पहला और जरूरी रोल फिजिकल हेल्थ का होता है। एक थकी हुई, नींद से परेशान बॉडी कभी भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। इसलिए नींद पूरी करना, अच्छी डाइट लेना और प्रॉपर मूवमेंट एक फाउंडेशन बनाते हैं। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट और सोशल सपोर्ट। ऐसे लोगों के आसपास रहना जो हालात को बेहतर बनाने पर बात करें, ना कि हर वक्त परेशानी का रोना रोते रहें। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है माइंडफुलनेस। अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस पर फोकस करना जो हाथ में है। एग्जैक्टली। मेहनत, प्रेपरेशन और नजरिया अपने कंट्रोल में है, लेकिन फाइनल रिजल्ट मार्केट की कंडीशन या किसी दूसरे इंसान का फैसला कंट्रोल में नहीं है। रेजिलिएंट लोग हमेशा प्रोसेस पर लगातार फोकस करते हैं, आउटकम पर नहीं। प्रोसेस पर लगातार फोकस करने से एक डर भी कम हो जाता है, पर उस रिजेक्शन को देखने का एक और बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग नजरिया होता है, जिसे लोग कहते हैं रिजेक्शन एज रीडायरेक्शन। ऐसे बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं जहां लोग सालों बाद कहते हैं कि शुक्र है मुझे वो जॉब नहीं मिली, या शुक्र है वो डील कैंसिल हो गई, वरना मैं आज इस सक्सेसफुल जगह पर नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आखिर काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही गहरा रियलाइजेशन है जो अक्सर वक्त गुजरने के बाद ही समझ आता है। लाइफ में कई बार रिजेक्शन का एक्चुअल फंक्शन दुख देना नहीं, बल्कि किसी बेहतर रास्ते पर भेजना होता है। सोचिए, एक इंसान को उसकी सबसे पसंदीदा जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाता है। उस वक्त लगता है कि दुनिया ही उजाड़ गई। सही बात है। पर एक साल बाद उसे एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी मिलती है जो पहली वाली से कई गुना बेहतर होती है और उसके टैलेंट के हिसाब से परफेक्ट होती है। या मान लीजिए कोई बिजनेस पार्टनरशिप शुरू होने से पहले ही टूट गई और बाद में पता चला कि दूसरा पार्टनर एथिकली ठीक नहीं था। या एक रिलेशनशिप जो टूट गया पर उसने फ्यूचर के लाइफ लॉन्ग दुख और अनहैप्पी मैरिज से बचा लिया। उस पर्टिकुलर मोमेंट में दर्द के मारे वो फ्यूचर का फायदा दिखता नहीं है, पर फेलियर इफेक्टिवली एक रास्ता बंद करके दूसरा रास्ता खोल रहा होता है। ये देखना जरूरी है कि जो दरवाजा मुंह पे बंद किया गया है वो उस पूरी बिल्डिंग का आखिरी दरवाजा नहीं था। आगे पूरा कॉरिडोर पड़ा है जहां हजारों नए रास्ते खुल सकते हैं। इसीलिए रीडायरेक्शन को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। जब किसी जगह से मना किया जाए तो एक छोटा सा थॉट दिमाग में आना चाहिए कि शायद ये रास्ता या ये मंजिल मेरे लिए बनी ही नहीं थी। शायद कोई और बेटर फिट मेरा इंतजार कर रहा है। ये उम्मीद भरा पर्सपेक्टिव रिकवरी को बहुत ज्यादा तेजी देता है। लेकिन एक और वजह है जिसके कारण फेलियर और रिजेक्शन का इतना डर बैठा हुआ है, और वो है दुनिया क्या कहेगी। हम सबके अंदर वैलिडेशन की एक भूख होती है, बहुत बड़ी भूख होती है। दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना, सोसाइटी से लगातार अप्रूवल लेना। आजकल तो सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स पर ये दिन का मूड तय होता है, और जब किसी भी चीज में फेलियर मिलता है तो सबसे पहला ख्याल आता है कि लोग अब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये वैलिडेशन या अप्रूवल की जरूरत कितनी खतरनाक है। वैलिडेशन का भूखा होना सबसे बड़ी बेड़ी है जो इंसान खुद अपने पैरों में डालता है। हम हर किसी को कभी भी खुश नहीं कर सकते, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। हर इंसान का देखने का नजरिया अलग है। बिल्कुल। अगर कोई क्रिएटिव इंसान सिर्फ सोशल मीडिया लाइक्स के हिसाब से अपना आर्ट बनाएगा तो वो कभी कुछ ओरिजिनल नहीं कर पाएगा। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ अपने रिलेटिव्स और पड़ोसियों को खुश करने के लिए
अपना करियर चुनता है तो उसे पूरी जिंदगी अंदर से खालीपन महसूस होगा। दुनिया के हर महान आर्टिस्ट, बड़े लीडर और इनोवेटर का शुरुआत में मजाक उड़ाया गया है। वैलिडेशन हमेशा अंदर से आनी चाहिए, अपने खुद के बनाए रूल्स और वैल्यूज पर। मतलब खुद को आईने में देखकर लगना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया, ना कि इसलिए तारीफ की उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि किसी दूसरे को वो काम बड़ा लग रहा है। एक और चीज जो बाहरी लोगों के प्रेशर में बहुत कॉमन है कि हम एक छोटी सी हार को एक महाविनाश बना देते हैं। जब आज फेल होते हैं तो लगता है आगे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और अब कुछ भी नहीं बचा। इसे साइकोलॉजी में कैटास्ट्रोफी थिंकिंग या शॉर्ट टर्म थिंकिंग कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत काम का मेंटल टूल यूज होता है जिसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या 10 साल का रूल कहते हैं। आज जो फेलियर किसी को दुनिया का सबसे बड़ा दुख लग रहा है, जरा 10 साल आगे की टाइमलाइन पर जाकर उसे देखिए। 10 साल आगे? हाँ, ज्यादातर फेल हुए एंट्रेंस एग्जाम, छूटी हुई जॉब्स, स्कूल लेवल की फेलियर्स या ब्रेकअप्स 10 साल बाद सिर्फ एक छोटी सी धुंधली मेमोरी बनकर रह जाते हैं। उस वक्त तक लाइफ में हजारों नई अपॉर्चुनिटीज आ चुकी होती हैं। शॉर्ट टर्म का सेटबैक लॉन्ग टर्म की डेस्टिनी कभी तय नहीं कर सकता। लाइफ एक कंटिन्यूअस साइकिल है। फेल हो, सीखो, आगे बढ़ो और दोबारा ट्राई करो। प्रोग्रेस की लाइन कभी सीधी नहीं होती, उसमें हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल और थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए कि किसी ऐसी जगह रिजेक्शन मिल रहा है जहां हम सीधे सामने वाले से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू रूम हो या कोई आमने सामने की बिजनेस मीटिंग। उस पर्टिकुलर मोमेंट में रिएक्ट कैसे करें? ऐसे वक्त पर तो अंदर से बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि बेइज्जती हो गई है और बदला लेने का या सामने वाले को नीचा दिखाने का मन करता है। ऐसे इमोशनल झटके में अपनी डिग्निटी या सम्मान कैसे बचाया जाए? रिजेक्शन के वक्त इंसान का रिएक्शन उसकी असली मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है। जब रिजल्ट मन मुताबिक ना हो तो गुस्सा आना या बुरा लगना नेचुरल है, पर उस गुस्से को सबके सामने एक्ट आउट करना, सामने वाले को बुरा भला कहना या बिटरनेस दिखाना सिर्फ आपके अपने कैरेक्टर को और अपने प्रोफेशनलिज्म को वीक दिखाता है। सही बात है। रिजेक्शन को डिग्निटी और ग्रेस के साथ हैंडल करना आना चाहिए। काम रहना, उस दी गई अपॉर्चुनिटी के लिए सामने वाले को धन्यवाद कहना और शांति से वहां से निकलना असल ताकत की पहचान है। जब कोई ग्रेसफुली हार को एक्सेप्ट करता है तो सामने वाला भी उसकी दिल से रिस्पेक्ट करता है। दुनिया बहुत छोटी है और नेटवर्किंग बहुत अजीब तरीके से काम करती है। कई बार यही ग्रेसफुल एग्जिट फ्यूचर में नए रास्ते खोल देती है। जो ये बिटरनेस या गुस्सा आता है वो कई बार आगे चलकर एक बहुत खतरनाक माइंडसेट का रूप ले लेता है, जिसे विक्टिम माइंडसेट कहते हैं। लोग पूरी दुनिया को अपने फेलियर्स का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। इस विक्टिम माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का एग्जैक्ट फर्क क्या है और लोग बिना रियलाइज किए इस ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं? इन दोनों माइंडसेट्स का फर्क इस बात पर है कि इंसान अपने हालात को देखता कैसे है। विक्टिम माइंडसेट वाला इंसान हमेशा शिकायत के चश्मे से दुनिया देखता है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है, पूरा सिस्टम खराब है, लोग बुरे हैं या उसकी तो किस्मत ही खराब है। वो अपनी हार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहरी सिचुएशंस पर डाल देता है और खुद कोई एक्शन नहीं लेता। और ग्रोथ माइंडसेट वाला? दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। वो देखता है कि ठीक है, कंडीशन खराब थी, अनफेयर थी, पर मैं इसमें क्या कंट्रोल कर सकता हूँ और क्या सीखकर अगली बार बेहतर कर सकता हूँ। एक इंसान फेलियर को एक बंद दरवाजा मानता है और दूसरा उसे एक नई दिशा मानता है। अगर इस सोच में थोड़ा फिलॉसफी या स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा जोड़ा जाए तो हर एंशिएंट विजडम की किताब में इस प्रोसेस पर बहुत बात की गई है। कर्म और उसके रिजल्ट का जो रिश्ता है वो इस ग्रोथ माइंडसेट में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का सबसे गहरा और यूनिवर्सल लेसन यही है कि डिटैचमेंट लाना सीखो। किसी भी काम में अपना एफर्ट और अपनी मेहनत 100% लगानी चाहिए, लेकिन उसके आखिरी रिजल्ट से अटैचमेंट हटा लेना चाहिए, क्योंकि रियलिटी में रिजल्ट कभी भी किसी एक अकेले इंसान के हाथ में होता ही नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल, दुनिया के हजारों वेरिएबल्स और सिचुएशंस मिलकर एक फाइनल आउटकम बनाते हैं। तो जब इस अप्रोच से काम होता है तो सक्सेस मिलने पर कभी अहंकार या ईगो नहीं आता और फेलियर मिलने पर कोई टूटता नहीं है। उसका काम सिर्फ ईमानदारी से कोशिश करना रह जाता है। ये लाइफ की लगातार भागम भाग को एक शांत और डीपली फुलफिलिंग लर्निंग जर्नी बना देता है। इस गहरे नजरिए को रोज की जिंदगी में लाने के लिए
ऐसी कौन सी स्पेसिफिक डेली हैबिट्स हैं जो लोगों को बनानी चाहिए? ऐसे छोटे छोटे काम जो बिना थके हर दिन किए जा सकें ताकि ये मेंटल स्ट्रेंथ लंबे समय तक बनी रहे। रोज के रूटीन में कुछ स्पेसिफिक आदतें बिल्कुल रेवोल्यूशन ला सकती हैं। पहली चीज, एक पर्सनल लर्निंग जर्नल मेंटेन करें। दिन भर में जो भी गलती हो, छोटी हो या बड़ी, उससे लिखें और उससे क्या सीखा उस पर फोकस करें। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। उन हजारों चीजों पर ध्यान दें जो लाइफ में परफेक्टली सही चल रही हैं, जिन्हें हम टेक फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए क्या करें? उसके लिए तीसरी आदत है, छोटे छोटे गोल्स तय करें। एक बड़ा फेलियर हमेशा कॉन्फिडेंस को गिरा देता है। उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए रोज छोटे और आसान टास्क्स पूरे करें ताकि ब्रेन को विन का एविडेंस मिलना शुरू हो। चौथा और सबसे जरूरी, कंपैरिजन पूरी तरह बंद करें। दुनिया में दो लोगों की रेस अलग है, उनके पिछले हालात अलग हैं। अपना कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ अपने पिछले कल से होना चाहिए। से निपटने के लिए एक पूरी तरह से नया टूल किट दिया है। पर इस गहरी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कोई एक ऐसी नई और प्रोवोकिंग सोच जिससे सोचने पर मजबूर होना पड़े। एक बहुत ही नया और थोड़ा अलग थॉट प्रोसेस ये हो सकता है कि हम लाइफ में लगातार फेल होने से डरते हैं, पर सच तो ये है कि लगातार सक्सेस मिलना एक और भी बड़ा और खतरनाक जाल हो सकता है। सोचिए, जो इंसान कभी फेल ही नहीं हुआ, वो धीरे धीरे एरोगेंट और कंफर्टेबल बन जाता है। उसके नई चीजें सीखने की, खुद को चैलेंज करने की आदत छूट जाती है क्योंकि उसे लगता है उसे सब आता है। जबकि फेलियर ही वो अकेली आग है जो उस ईगो को जलाती है, इंसान को हम्बल बनाती है और जिंदगी को एक नई गहराई से देखना सिखाती है। बिना फेलियर के किसी भी इंसान का असल मेंटल और इमोशनल एवोल्यूशन हो ही नहीं सकता। फेलियर के उस पार जो इंसान बनता है, जो ज्यादा एम्पैथेटिक और स्ट्रांग होता है, असल में वही सबसे बड़ी जीत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग अपने सबसे बड़े फेलियर या रिजेक्शन से क्या सबसे बड़ा लेसन सीखते हैं। इस टॉपिक से जुड़ा एक आम सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपने अपनी लाइफ के सबसे बड़े फेलियर या रिजेक्शन से क्या सबसे बड़ा लेसन सीखा है? प्लीज अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। बिल्कुल, हम सबके अनुभव पढ़ना चाहेंगे। As you watched full video, आप यहाँ तक आ गए हैं तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट such useful and informative videos notification.